नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे आयु ज्ञात की सबसे सरल विधि। और मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज का यह वीडियो देखकर, आज का यह क्लास देखकर आप किसी की भी आयु बता देंगे। आइए सबसे पहले हम यहाँ सूत्र समझते हैं, इसके बाद इस कुंडली पर उदाहरण के साथ समझेंगे। कैसे आयु ज्ञात करना है यह भी समझेंगे। आज एक कुंडली आई हुई है, ये लग्न कुंडली है। इस कुंडली से हमने चंद्र कुंडली बना लिया है और सूर्य कुंडली बना लिया है। इन तीनों ही कुंडलियों पर यह सूत्र घटाकर देखना है। सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो सुदर्शन चक्र पर यह सूत्र देखना है, क्योंकि सुदर्शन चक्र में ये तीनों कुंडलियां एक ही चक्र में बनी हुई होती हैं। अगर आप सुदर्शन चक्र नहीं देख रहे हैं तो किसी भी जन्म कुंडली का चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली बना लीजिएगा। कैसे बनेगा यह भी मैं सूक्ष्म रूप से आपको बताऊंगा, हालांकि इसके बारे में पीछे के क्लासों में मैं बता दिया हूं। सबसे पहले आइए सूत्र समझते हैं, सूत्र क्या कहता है। अब यहाँ सूत्र देखने से पहले एक बात आप और समझ लीजिए, राशियों का स्वभाव तीन प्रकार का, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। इन्हीं तीन स्वभावों के आधार पर जैमिनी ऋषि ने, यह जैमिनी सूत्र कहा जाता है, इस सूत्र से आयु ज्ञात करेंगे कि जातक दीर्घायु होगा, मध्यमायु होगा या अल्पायु होगा। अब यहां मैं आपको मोटा मोटी इसका आयु भी बताऊंगा कि दीर्घायु कितना है, मध्यमायु कितना है और अल्पायु कितना है। इसके बारे में भी मैं आपको बताने का प्रयास बताऊंगा। और साथ ही साथ चर, स्थिर, द्विस्वभाव पर ही यह सूत्र टिका हुआ है, तो इसको भी आप यहां समझकर चलें। तो यहाँ जो राशियां हैं, जो अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 राशियों का अंक है। तो 1 4 7 10, ये जो चार राशियां हैं ये चर राशि होती हैं। स्थिर राशियां 2 5 8 11 और द्विस्वभाव राशि 3 6 9 12। इसको गिनने का मैं सबसे सरल तरीका भी आपको पीछे के किसी क्लास में बताया हूं, यहां भी बता देता हूं। आप इसे उंगलियों पर गिन सकते हैं। देखिए, ये नीचे वाला जो पर्व है इसको आप चर समझ लीजिए, बीच वाला आप स्थिर समझ लीजिए और ऊपर वाला द्विस्वभाव समझ लीजिए। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव कर लीजिए। अब नीचे वाले संख्या जो भी आएगा वो चर हो जाएगा, जैसे 1 4 7 10, दूसरा 2 5 8 11, 3 6 9 और 12, ये हो जाएगा चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तीन स्वभाव है तो एक संख्या में 3 जोड़ दीजिए तो वह चर संख्या निकल कर आ जाएगी, चर राशि निकल कर आ जाएगी। क्योंकि 3 ही स्वभाव है तो 1 में 3 जोड़िएगा तो 4, 4 में 3 जोड़िएगा तो 7, 7 में 3 जोड़िएगा तो 10, यानी 1 4 7 10 ये चर हो जाएगा। इसी प्रकार 2 में 3 जोड़िएगा तो 5, 5 में 3 जोड़िएगा तो 8, 8 में 3 जोड़िएगा तो 11, यानी 2 5 8 11 ये स्थिर। 3 में 3 जोड़िए 6, 6 में 3 जोड़िए 9, 9 में 3 जोड़िए 12, यानी 3 6 9 12, ये द्विस्वभाव राशि हो जाती है। ये राशियों का स्वभाव है। तो प्रिय दर्शकों, आप राशियों के ये 3 प्रकार के स्वभाव समझ गए। अब आइए सूत्र देखते हैं और उसके बाद जन्म कुंडली पर उदाहरण से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सूत्र में लग्नेश और अष्टमेश को देखना है। लग्नेश जन्म कुंडली का लग्न भाव, इस भाव के अधिपति ग्रह लग्नेश हो गए। और जन्म कुंडली का आयु भाव, अष्टम भाव, अष्टमेश, इस भाव के अधिपति ग्रह को देखना है। अष्टमेश को इसलिए देखना है कि ये हमारे आयु का भाव है। जैमिनी सूत्र में मुख्य रूप से ये 2 स्थितियां देखी जाती हैं। हालांकि आयु ज्ञात करने के लिए इसके साथ साथ शनि, चंद्रमा की भी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और लग्न में स्थित राशि भी महत्वपूर्ण है। ये तमाम बातें और इसमें देखा जाता है, लेकिन जैमिनी सूत्र के हिसाब से आप लग्नेश और अष्टमेश की
चर स्थिर द्विस्वभाव की स्थिति ज्ञात करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि जातक दीर्घायु होगा, मध्यमायु होगा या अल्पायु होगा। कैसे, समझिए। लग्नेश चर, अष्टमेश चर, जब ये दोनों यानी लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही चर राशि में हो तो जातक दीर्घायु होता है। जब लग्नेश चर में हो और अष्टमेश स्थिर में हो तो मध्यमायु होता है। लग्नेश चर में हो और अष्टमेश द्विस्वभाव में हो तो अल्पायु होता है। यानी सबसे पहले आप चर राशि को ध्यान रखिए कि लग्नेश 1, 4, 7, 10 में हो, उसके साथ साथ अष्टमेश भी यदि चर में हो तो ये दीर्घायु हो गया। अष्टमेश अगर स्थिर में हो तो ये मध्यमायु हो गया। अष्टमेश यदि द्विस्वभाव में हो तो ये अल्पायु हो गया। ये चर का हो गया। अब आइए स्थिर में। यदि लग्नेश 2, 5, 8, 11 इन राशियों में दिखाई पड़े, अब लग्नेश कौन हो जाते हैं तो समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये जो जन्म कुंडली आ जाई है आयु ज्ञात करने के लिए, तो ये लग्नेश हो गए बुध। तो बुध कहां जाकर बैठे हैं तो 7 नंबर की राशि में। 7 नंबर की राशि हो गई चर राशि। इसी प्रकार आपको देखना है कि लग्न भाव में कौन सी राशि है और उस राशि के राशिपति किस राशि में बैठे हैं। लग्न में राशि देखा जाता है, लेकिन जैमिनी सूत्र केवल लग्नेश और अष्टमेश से ही गणना बता रहा है। तो यहाँ लग्नेश को देखना है। जैसे यहाँ 6 नंबर है तो बुध हो जाएंगे, 5 नंबर है तो सूर्य हो जाएंगे। तो यहाँ ये 6 नंबर की राशि नहीं देखनी है कि 6 नंबर ये द्विस्वभाव हो गया। देखना है कि इस लग्नेश जो है बुध वो किस राशि में है। तो 7 नंबर की राशि में द्वितीय भाव में दिखाई पड़ रहा है पंचग्रही योग के साथ। तो ये 7 नंबर की राशि जो है चर है, तो लग्नेश चर राशि में माने जाएंगे। इसी प्रकार यदि लग्नेश, अब यहाँ स्थिर में आ जाइए, चर वाला तो हमने समझ लिया कि लग्नेश चर हो अष्टमेश भी चर हो जाए तो दीर्घायु, लग्नेश चर हो और अष्टमेश स्थिर हो जाए तो मध्यमायु, लग्नेश चर हो अष्टमेश द्विस्वभाव हो यानी अष्टमेश 3, 6, 9, 12 में बैठे हो तो अल्पायु। अब आ जाइए स्थिर पे। अगर लग्नेश स्थिर राशि में बैठे हो, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ बुध है तो ये बुध जन्म कुंडली के या तो 2 नंबर की राशि में बैठा होता, यहाँ भाग्य भाव में 2 नंबर की राशि में, या यही बुध 5 नंबर की राशि में बैठा हो या 8 नंबर की राशि में बैठा होता या 11 नंबर की राशि में बैठा होता, तो इस बुध को, इस लग्नेश को हम स्थिर राशि में मानते। तो लग्नेश जब स्थिर राशि में हो और अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में हो तो दीर्घायु, लग्नेश यदि स्थिर राशि में हो और अष्टमेश चर राशि में हो तो मध्यमायु, लग्नेश यदि स्थिर राशि में हो और अष्टमेश भी स्थिर राशि में हो तो अल्पायु। यानी दोनों लग्नेश और अष्टमेश दोनों ग्रह यदि 2, 5, 8, 11 राशि में आपको दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि जातक अल्पायु होगा। अब आ जाइए द्विस्वभाव में। यदि लग्नेश 3, 6, 9, 12 की राशि में बैठे हों और अष्टमेश स्थिर राशि में बैठे हों तो दीर्घायु। अगर दोनों द्विस्वभाव में बैठे हों यानी लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही कुंडली के अंदर 3, 6, 9, 12 राशि में बैठे हों। अब आप यहां ध्यान रखिए कि ये मैं राशि बता रहा हूं न कि भाव। अब देखिए इस कुंडली में 3 नंबर की राशि यहां है, 6 नंबर की राशि यहां है, 9 नंबर की राशि यहां है और 12 नंबर की राशि यहां है। तो ये 3 नंबर की राशि है जो दशम भाव में है। तो आपको भाव नहीं देखना है, राशि देखना है। जैसे कि यहाँ देखिए लग्नेश 7 नंबर की राशि में है, भाव ये दूसरा है, तो दूसरा तो स्थिर होता है लेकिन ये भाव नहीं, ये राशि है, तो 2 नंबर की राशि नवम भाव में हो जाएगी। तो यहाँ 7 नंबर की राशि में है बुध लग्नेश, तो ये जो हो जाएगा चर राशि में कहलाएंगे। तो जब दोनों ही द्विस्वभाव राशि में हो तो जातक मध्यमायु होता है। जब लग्नेश द्विस्वभाव में हो और अष्टमेश चर राशि में हो तो जातक अल्पायु होता है। अब आप यहां जन्म कुंडली पर कैसे समझेंगे यह देखिए। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतना समझाते समझाते आपके समझ में आ गया होगा। यहां ये लग्नेश बनते हैं बुध ग्रह। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये लग्न कुंडली में। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि जब इस लग्न कुंडली से ही गणना करना है तो चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली की क्या आवश्यकता है। तो यह भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इन तीनों को देखकर ही आप निष्कर्ष निकालेंगे, किसी एक से नहीं।
तो सबसे पहले आप लग्न कुंडली देखिए कि लग्न कुंडली में लग्नेश कहाँ गए, तो चर राशि में, और अष्टमेश कहाँ गए, तो अष्टमेश बनते हैं मंगल, क्योंकि अष्टम भाव में 1 नंबर की राशि है, मेष राशि है। मेष राशि के अधिपति मंगल बन गए, जाके बैठे हैं 4 नंबर की राशि में, तो 4 नंबर की राशि भी चर है, यानी लग्न भाव में अष्टमेश और लग्नेश दोनों ही चर राशि में है। किस राशि में है, चर राशि में हो गए। अब आप देखिए चंद्र कुंडली, तो चंद्र कुंडली कैसे बनेगा, तो जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो, इस राशि को यहां लग्न में लिखेंगे। तो चंद्रमा 7 नंबर की राशि में है, तो हमने यहां 7 नंबर लिख लिया। अब 7 यहां लग्न में हो गया, तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, इस क्रम से आप राशियां लिख लीजिए। और लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में जो भी ग्रह जिस जिस राशि में बैठे हैं, उसी राशि में आप यहां भी बैठा लेंगे। तो 7 नंबर की राशि में ये 5 ग्रह हैं, चंद्र, शुक्र, बुध, राहु और चंद्रमा यहाँ है ही। तो ये 5 ग्रह इस यहाँ 7 नंबर की राशि में लिखा जाएगा। अब देखिए भाव बदल गया, यहाँ ये लोग दूसरे भाव में थे, यहाँ लग्न में आ गए। तो भाव से कोई मतलब नहीं है, जिस राशि में होंगे उसी राशि में यहाँ लिखना है। शनि यहाँ 11 नंबर की राशि में है, 6वें भाव में है, लेकिन यहाँ 11 नंबर की राशि पंचम भाव में आ रही है, तो शनि को 11 नंबर की राशि में बैठा देना है, भाव कोई भी हो। इसी प्रकार सभी ग्रह को उसी राशि में बैठाना है जिस राशि में वो जन्म कुंडली में है। अब ये बन जाएगा आपका चंद्र कुंडली। अब आपको इस चंद्र कुंडली में भी देखना है कि लग्नेश और अष्टमेश किस राशि में बैठे हैं, चर में, स्थिर में, द्विस्वभाव में। तो यहां देखिए लग्नेश हो जाएंगे, तो लग्नेश हो जाएंगे शुक्र, क्योंकि 7 नंबर की राशि अब यहां लग्न भाव में आ गई। अब लग्न कुंडली को भूल जाइए, चंद्र कुंडली याद रखिए। लग्न कुंडली में आप इतना याद रखिए कि लग्नेश और अष्टमेश किस राशि में बैठे हैं, तो यहाँ दोनों ही चर में निकल कर आ रहे हैं, तो हमने यहाँ चर लिख दिया। अब यहाँ आप चंद्र कुंडली देखिए, तो चंद्र कुंडली के लग्नेश बन जा रहे हैं शुक्र ग्रह, क्योंकि 7 नंबर की राशि है लग्न में, और अष्टम भाव में भी 2 नंबर की राशि है, तो अष्टमेश भी बनते हैं शुक्र, और ये बैठे कहाँ हैं, तो 7 नंबर की ही राशि में। तो 7 नंबर की राशि यहाँ चर राशि है, तो यहाँ भी लग्नेश और अष्टमेश हो गए चर राशि में। ये भी क्लियर हो गया। आपको दोनों नोट करना है, मैं केवल यहाँ चर इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि दोनों ही चर हैं। अगर अलग अलग होते तो मैं यहाँ दोनों लिखता कि लग्नेश किस राशि में है, और फिर लिखता अष्टमेश किस राशि में है, अष्टमेश। तो यहां एक ही ग्रह हो जा रहे हैं, तो हमने लिख दिया यहां चर राशि। यहां 2 ग्रह हो रहे हैं, लेकिन एक ही स्वभाव की राशि में बैठे हैं, चर में बैठे हैं, इसलिए हमने यहां चर लिख दिया। अब आइए सूर्य कुंडली की बारी। तो सूर्य कुंडली में आपको फिर लग्न कुंडली में आके देखना है कि सूर्य किस राशि में बैठे हैं, वह राशि लग्न में लिखी जाएगी। तो सूर्य यहाँ 6 नंबर की राशि में है, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। फिर 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 करके सभी राशि आपको भाव में भर लेना है क्रमशः। और फिर लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में है, उसी राशि में यहाँ भी भर लेना है। तो यहाँ सूर्य लग्न में ही बैठे हैं, तो लग्न कुंडली ही सूर्य कुंडली बन जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर ये सूर्य यहाँ लग्न में न बैठकर अन्य किसी भाव में बैठे होते, तो यहाँ सूर्य कुंडली भी बदल जाता, जैसे चंद्र कुंडली बदला है। तो आप यह याद रखिए कि अगर किसी के भी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, अगर लग्न में ही सूर्य बैठे हो, लग्न में ही चंद्रमा बैठे हो, तो उसका चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगर सूर्य और चंद्रमा लग्न को छोड़कर अन्य किसी भाव में है, तो चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली में भी परिवर्तन आएगा। तो यहां यथावत हो जा रहा है। तो इस सूर्य कुंडली के भी लग्नेश और अष्टमेश बन जाएंगे बुध और मंगल, जैसे कि लग्न कुंडली में था। और ये बुध जाकर 7 नंबर की राशि में है, मंगल जाके 4 नंबर की राशि में है, तो दोनों ये चर राशि हो गया। यानी तीनों ही कुंडली में क्या निकला, चर राशि। और चर चर जब निकलेगा, यानी यहां देखिए जब चर लग्नेश होंगे, चर अष्टमेश होंगे, तो जातक दीर्घायु होता है। तो अब आप केवल यह सूत्र लग्न कुंडली पर ही घटाकर देख लीजिए कि अगर लग्न कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश चर राशि में है, तो यह जातक दीर्घायु होता है।
ये तो क्लियर यहीं से हो जा रहा है। तो अब चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली की क्या आवश्यकता है? तो जैमिनी सूत्र में ये कहा गया है कि इसके अलावा आप चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली भी देखिए। अब आप यहाँ 3 कुंडलियों का महत्व इसलिए है क्योंकि आपने मान लीजिए लग्न कुंडली निकाला और यहाँ चर निकल कर आ गया कि दोनों ही चर में है, ठीक है, दोनों चर में है तो आप दीर्घायु कहेंगे। लेकिन यदि आप चंद्र कुंडली निकाल रहे हैं और सूर्य कुंडली निकाल रहे हैं और दोनों में निकल रहा है अल्पायु, क्योंकि अगर मान लीजिए चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश जाकर स्थिर राशि में बैठ जाते हैं, सूर्य कुंडली में भी दोनों स्थिर राशि में बैठ जाते हैं और यहाँ दोनों अल्पायु हो जाता है, तो इस लग्न कुंडली का जो प्रभाव होगा वह कम हो जाएगा, जातक को अल्पायु समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि मान लीजिए लग्न कुंडली में चर निकल कर आ रहा है तो आप केवल दीर्घायु न कहिए, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली भी देखिए। अगर इन दोनों में लग्नेश और अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में निकल कर आ जाते हैं तो आप इन्हें मध्यमायु समझेंगे। हालांकि इसमें तीनों में ही चर है तो ऐसा जातक दीर्घायु होगा, अति दीर्घायु होगा। अब दीर्घायु की आयु कितनी है? तो 64-65 वर्ष से ऊपर की आयु दीर्घायु मानी जाती है। अल्पायु, औसतन जो आयु अल्पायु की है वह 32 वर्ष की मानी जाती है, 32 वर्ष तक की मानी जाती है, इसके आसपास की मानी जाती है। और मध्यमायु जो है, अब ये तीनों आयु के बारे में मैं आपको बता दूं तो दीर्घायु बता दिया, 64-65 वर्ष से ऊपर की आयु दीर्घायु मानी जाती है। मध्यमायु 32-33 वर्ष से लेकर 64-65 वर्ष के बीच की आयु मध्यमायु है और अल्पायु 32-33 वर्ष तक की आयु को अल्पायु माना जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सूत्र देखकर आप किसी की भी आयु ज्ञात कर लेंगे कि यह जातक दीर्घायु है, मध्यमायु है या अल्पायु है। आगे देखिए, केवल इतना ही नहीं है, आयु के संदर्भ में ये बहुत ही गूढ़ विषय है, क्योंकि जहां अपना कर्म नहीं हो पाता है, मतलब जिस चीज पर अपना कर्म का अधिकार नहीं है, वह सब देव के अधीन है, वह सब ईश्वर के अधीन है। और यहाँ आयु पर यानी मृत्यु पर अपना कोई भी अधिपत्य अधिकार नहीं है, तो यह ईश्वर के अधीन है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों के अथक परिश्रम से यह सूत्र हमें मिला है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं, यह अनुमानित ज्ञात कर सकते हैं कि जातक की आयु क्या हो सकती है। जैमिनी ऋषि जी का यह सूत्र है जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि जातक दीर्घायु होगा, मध्यमायु होगा या अल्पायु होगा। इससे आप जरूर यह ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे विचार करने होते हैं जन्म कुंडली पर। इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा, शनि ग्रह को भी देखकर हम आयु और उम्र दोनों ज्ञात कर लेते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत ही जबरदस्त, कि केवल एक शनि ग्रह को देखकर आप आयु भी ज्ञात करेंगे। यानी अब मान लीजिए इस आयु का जो सूत्र है इसमें भी शनि का रोल होगा, और इसके अलावा भी शनि ग्रह को, चंद्रमा को देखकर, लग्न को देखकर भी आयु ज्ञात किया जा सकता है, और इस शनि से उम्र भी ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए, आयु और उम्र में थोड़ा अंतर है, आप समझ रहे होंगे। आयु का मतलब हो गया कि जातक कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, इसकी मृत्यु कब होगी, कितने वर्ष में होगी। और उम्र का मतलब है जातक अभी किस उम्र में है, जातक की अभी उम्र कितनी हुई है। अब जैसे कि ये कुंडली है, इस कुंडली को देखकर अगर मान लीजिए ये कुंडली दे दिया जाए और डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन कुंडली ये बनी हुई है, आपको डेट ऑफ बर्थ ज्ञात नहीं है या मैं ज्योतिषी को नहीं बता रहा, तो यदि वह यह ज्ञात करना चाहे कि इस जातक का उम्र कितना है तो वह शनि को देखकर उम्र बता सकता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और आयु ज्ञात करने में भी शनि का रोल होता है, लग्न का रोल होता है, चंद्रमा का होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सूत्र हैं जो एक वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मुख्य मुख्य बातें
एक एक सूत्र मैं आपको सरलता से बताऊं ताकि आप ज्योतिष बड़े अच्छे से समझ सके। प्रिय दर्शकों, मैं यह भी कहूंगा कि कुछ लोग तो ऐसे मतलब नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं या इस सूत्र को ही नकार रहे हैं, क्योंकि वह ये समझ रहे हैं, और ऐसे लोग कौन हैं? ज्योतिषी ही हैं। और ये ऐसे ज्योतिषी हैं जिन्हें ये लग रहा है कि अगर इस तरह की जानकारी आम जनमानस तक पहुंच जाएगी तो उनका आडंबर वाला, उनका भयभीत करने वाला जो बाजार है वह बंद हो सकता है। क्योंकि निश्चित रूप से यदि आप इस क्लास को क्रम से अध्ययन कर रहे हैं तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ज्योतिष को काफी हद तक गहनता से समझ जाएंगे। और वही तो उनका डर है कि अगर आम जनमानस सब कोई यदि ज्योतिष को गहनता से समझ जाएगा, ज्योतिष को समझने लगेगा, तो वो ठगेंगे किसको, वो भयभीत करेंगे किसको। जिस कारण कुछ नेगेटिव कमेंट भी हैं कि यह सूत्र फलीभूत नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। इसीलिए मैं आपको पुस्तक के साथ, प्रमाण के साथ जो पुस्तकीय ज्ञान है उसको मैं उदाहरण के साथ विस्तार से बता रहा हूं, ताकि इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। ज्योतिष का यथार्थ ज्ञान आपके पास पहुंचे बिना लाग लपेट के, और आप ज्योतिष को सीखिए, समझिए। मेरा यही प्रयास है कि आपको समुचित ज्योतिष विस्तार से, अभी देखिए ये भी अनंत है, समुचित तो मैं कह रहा हूं यानी अधिक से अधिक। और सबसे पहला मेरा यही प्रयास है कि मैं छान कर आपको दे दूं, क्योंकि एक पुस्तक में सब कुछ में से भी बहुत कुछ मोस्ट होता है। तो मैं सोचता हूं मोस्ट विषय और टॉपिक आपको सबसे पहले बताऊं, ताकि आपकी ज्योतिष में रुचि भी बढ़े, क्योंकि बिना रुचि का कुछ भी अर्जित करने में आनंद नहीं आता है। तो सबसे पहले मेरा यह भी मुख्य कर्तव्य मैं समझ रहा हूं, क्योंकि ज्योतिष में आपकी जिज्ञासा जगा दूं। अगर जिज्ञासा हो जाए तो आपका रुझान ज्योतिष की तरफ बढ़ जाएगा और आप ज्योतिष को और सरलता से समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।